ओके चलो, अभी हम लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? इनकम डिटर्मिनेशन पढ़ा था हमने, मेथड्स पढ़े थे अलग अलग, राइट। मेथड्स के बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से जब सेक्टर्स में जुड़ जाते हैं, नंबर ऑफ सेक्टर्स, गवर्नमेंट जुड़ जाती है, इकोनॉमी ओपन हो जाती है, तो हम नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। अब आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। अभी तक हम किसके बारे में बात किए थे? इनकम के बारे में। अब हम मनी के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मनी के बारे में। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो यूनिट है जिसमें हम मनी के रिगार्डिंग अलग अलग थ्योरीज दी हैं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने मनी को अलग अलग पर्पस के लिए डिफाइन किया। उसके फर्स्ट यूनिट हो गई आपकी थ्योरीज से रिलेटेड। सेकंड यूनिट जो है बेटा वो किससे रिलेटेड है? आपकी डिमांड से। थर्ड यूनिट आपकी रिलेटेड है सप्लाई से। 3 यूनिट्स में चैप्टर डिवाइडेड है। लगभग 8 से 10 नंबर तक का ये चैप्टर का वेटेज है, तो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर बिल्कुल नया है, आज तक तुमने ये वाली थ्योरीज नहीं पढ़ी है। ठीक है, मनी डिमांड तुम पढ़ चुके हो, मनी सप्लाई भी तुम पढ़ चुके हो, बट जो एस्पेक्ट में अब इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं वो एस्पेक्ट अभी तक नहीं पढ़ा है। अब मुझे पहले ये डिफाइन करो कि मनी से क्या समझते हो। जब मैं बोल रही हूँ मनी तो क्या समझते हो? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट क्या होता है मनी? क्या क्या आता है मनी के अंदर? क्रेडिट मनी, ओके, डिजिटल मनी, ठीक है, कॉइन्स, पेपर करेंसी, ठीक है, और क्या आता है? क्रिप्टो अभी वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए क्रिप्टो को अभी हम मनी में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और फेक मनी, ओके, और फेक मनी कौन सा मनी है बेटा बताना, लाउडली तो बोलो। फियाट मनी, फियाट मनी, ठीक है। अब नेक्स्ट, और प्लास्टिक मनी, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज मनी में आएगा या नहीं आएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज आइडियली मनी में नहीं आता है। अब कैसे हम डिफाइंड करते हैं कि वो चीज़ मनी का पार्ट है या नहीं है? उसके लिए हम कुछ फीचर्स को देखते हैं। आइडियली कहीं लिखा नहीं गया है कि ये मनी होता है, ठीक है। कोई भी कमोडिटी या मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर ये फीचर्स होल्ड करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। जब तक मनी नहीं था तब तक लोग कौन सा एक्सचेंज सिस्टम अपनाते थे? बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था कि जब भी दो पार्टीज हैं उनको जो सामान चाहिए, तो अगर ए को रिक्वायरमेंट है वीट की और बी के पास वीट है, तब एक्सचेंज पॉसिबल है क्या? नहीं, तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ए के पास शूज हैं और बी को शूज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। इसका एक डीमेरिट होता है, वो क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ, क्योंकि इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स फेस की जा रही थी, इसीलिए जैसे जैसे मनी आया, मनी वाइडली एक्सेप्टेबल था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, इसको स्टोर किया जा सकता था।
इस वजह से ये जो जितने भी लूप होल्स थे बार्टर सिस्टम के वो क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि मनी को मनी बनाते हैं? तो सबसे पहले मनी कैन बी एनीथिंग दैट कैन बी सर्व एज एन स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? जिस चीज को आप स्टोर करके रख सकते हो। ऐसा है क्या कि 500 रुपए को आज सेव करके रखेंगे तो आगे 2 साल बाद 1 साल बाद 500 रुपए की वैल्यू 500 रुपए नहीं रहेगी? नोट बंद भी हो सकते हैं, नोटबंदी भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है, 500 का एग्जाम्पल नहीं ले सकते तो हम 10 रुपए के नोट से बात करो। तुम इतना ही सोच सकते हो, अभी 10 रुपए के नोट से बात करो। तो क्या आप पैसे को सेव करके रख सकते हो? रख सकते हो। क्या उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो? पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा क्या? नहीं। यूनिट ऑफ अकाउंट, जनरली यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? मेजरमेंट। हम उसको मेजर कर सकते हैं और ये मेजर क्या है? स्टैंडर्ड है। जो मेरे लिए 500 की वैल्यू है वही वैल्यू 500 की आपके लिए है, जो मेरे लिए 100 की है वही वैल्यू आपके लिए 100 की होगी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी चीज अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगी तो उसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला वाइडली एक्सेप्टेबल, पहला क्या होगा? वाइडली एक्सेप्टेबल होगा, नॉट नेसेसरीली अ फिजिकल यूनिट। जरूरी है क्या मनी का फिजिकल यूनिट में होना? जरूरी नहीं है। डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, पेटीएम हो रहा है और गूगल पे यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम, प्लास्टिक मनी भी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे वाइडली एक्सेप्टेबल है, प्लस जरूरी नहीं है उसकी फिजिकल यूनिट हो। अब मुझे ये बताओ कि क्या मनी जो है, जो वाउचर्स आपको मिलते हैं वो वाउचर्स मनी में आते हैं क्या? वो मनी में नहीं आते क्योंकि वो वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है। जब भी उसके यूज पे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है तो वो मनी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा फिएट मनी। अदर नेम क्या है? हाई पावर्ड मनी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। अदर नेम क्या है? हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है। इसको जो पावर है किसने दी है? गवर्नमेंट ने दी है। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट किसको देती है पावर? करेंसी को। तो कोई भी कंट्री की जो करेंसी होती है वो किस में आती है? फिएट मनी में। अगर बात करें उसकी वैल्यू होती है क्या? यस, उसकी वैल्यू होती है। क्या वो कलेक्टिवली एक्सेप्टेबल है? यस। क्यों है कलेक्टिवली एक्सेप्टेबल? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे इशू किया है। गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर आपको कोई पेमेंट इसमें करेगा तो आप मना नहीं कर सकते। नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। पहले के टाइम में क्या होता था, जब राजा महाराजा एक से दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ की वो चीज़ जो फेमस होती थी वो लेके आते थे अपने साथ में। जैसे अगर हम गए हैं तो कहीं के कारपेट्स फेमस हैं, कहीं के स्टोन्स फेमस हैं, कहीं के कुछ प्रेशियस यूटेंसिल्स फेमस हैं। तो जब वो जाते थे तो अपने साथ इतना सारा पैसा ले जाना उनके लिए पॉसिबल तो नहीं होता था। तो तुमने सुना है वो एक चिट्ठी लिख देते थे कि इतना इतना हमें एक्सचेंज करना है, ठीक है। वो जो पेपर होता था, आइडियली वो पेपर उनके मंत्री दे देते थे दूसरे राजा को ले जाकर और राजा उन्हें सामान दे देता था। तो वो पेपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? मनी, एक्सचेंज का पार्ट था। अगर हम देखें तो कई बार ऐसा होता था कि गोल्ड के जो कॉइन्स होते थे और सिल्वर और कॉपर, ये जो जितने भी मटेरियल होते थे, उनकी करेंसी और उनकी वैल्यू जो होती थी वो कैसे डिराइव होती थी? जो उस टाइम गोल्ड की वैल्यू चल रही होती थी। तो दैट मीन्स एक चीज का वैल्यू कैसे डिफाइंड हुआ कि उसके बैक्ड, मतलब उसके बैकबोन में उस चीज की वैल्यू क्या है। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर की वैल्यू कैसे डिफाइंड होगी कि उस टाइम जो गोल्ड की वैल्यू चल रही है गोल्ड के रिस्पेक्ट में। ऐसा सुना है तुमने? राजा महाराजा के टाइम में होता था। यहाँ पे क्या फिएट मनी में ऐसा होता है क्या? गोल्ड की वैल्यू से आपकी करेंसी की वैल्यू डिराइव नहीं होती है। आपको गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं, वो अलग बात है, बट क्या उसकी वैल्यू डिराइव हो रही है? नहीं हो रही। नेक्स्ट है ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी क्या होता है?
ऐसी वैल्यू, ऐसा मनी जिसमें स्टोर ऑफ वैल्यू भी हो और लिक्विडिटी भी है। लिक्विडिटी मतलब जब मन चाहा उसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे चेक होते हैं ना, चेक भी मनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात आती है डिमांड फॉर मनी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मनी की डिमांड किस तरह की डिमांड है बताओ? किसको पैसा नहीं चाहिए? सबको पैसा चाहिए, बट यहाँ पे जो पैसे की डिमांड है कैसे आ रही है? इनडायरेक्टली आ रही है, मतलब किसी के थ्रू आ रही है। तुम्हें पैसा क्यों चाहिए? कि तुम्हें घर पे सजा के रखना है, या उस पैसे से जो चीजें खरीद सकते हो वो इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक्चुअली मनी की खुद की वैल्यू नहीं है। मनी की वैल्यू क्यों है? क्योंकि मनी से जो सामान खरीदा जा सकता है और उस सामान से जो हमें यूटिलिटी मिलती है, हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। इसीलिए मनी की डिमांड को क्या कहा गया है बेटा? डिराइव्ड डिमांड। आपको पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि पैसे से मिलने वाली परचेजिंग पावर आपको अच्छी लग रही है। आपके पापा अगर आपको 1000 रुपए दे रहे हैं, तो उस 1000 रुपए से तुम क्यों खुश हो? क्योंकि उस 1000 रुपए से जो चीजें तुम खरीद सकते हो, वो परचेजिंग पावर तुम्हारे पास आ गई। मनी का तुम्हारे हाथ में आने मतलब क्या है? कि उससे रिलेटेड या उस पैसे में जो परचेजिंग पावर थी वो तुम्हें मिल गई है। तो इसीलिए क्या कहा है? डिराइव डिमांड क्यों कहा है? बिकॉज उसकी डिमांड क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स परचेजिंग पावर। अब तुम्हें कोई 2000 का नोट थमा दे, तुम खुश हो जाओगे क्या? नहीं, क्योंकि अब उसकी वैल्यू नहीं है। डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस प्लस लिक्विडिटी प्लस स्टोर और वैल्यू। जब भी हम किसी पैसे की डिमांड करते हैं तो उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, प्लस उसके रियल बैलेंसेस होने चाहिए। मतलब मुझे नॉमिनल वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे एक्चुअली किससे मतलब है? क्वांटिटी से मतलब है। रिफ्लेक्ट डिसीजन अबाउट हाउ मच ऑफ इंडिविजुअल्स वेल्थ हेल्ड एज मनी। आज जब आपकी वेल्थ कैलकुलेट की जाती है तो आपकी वो ज़मीन, आपकी कार, आपकी सारी एसेट्स भी आती हैं, बट मेजरली जो आपकी वेल्थ का पोर्शन होता है वो कौन सा होता है? जो आपने कैश में होल्ड कर रखा है, जो पैसा आपके हाथों में है, जिससे आप फटाफट से अगर जाओगे तो मार्केट में गए और एन कैश खरा सकते हो। तो एक्चुअली जो आपका वेल्थ है, वेल्थ का बहुत बड़ा पोर्शन कौन बनाता है? मनी बनाता है। अब किस किस पे डिपेंड करता है? अगर हम बोल रहे हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर है, तो मनी का उससे रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट। अब हैंड रेज करके मुझे बताना क्यों ये रिलेशन डायरेक्ट है। हैंड रेज करके बताओ एक एक बच्चा जो आंसर कर सकता। ठीक है, बट मनी से कैसे रिलेशन है डायरेक्ट? मनी की डिमांड से कैसे रिलेशन है डायरेक्ट? इनकम बढ़ेगी तो क्या परचेजिंग पावर बढ़ेगी? तो रिलेशन क्या हुआ? डायरेक्ट हुआ। एक्सपेंडिचर, खर्चे ज्यादा होंगे तो मनी की डिमांड ज्यादा होगी, तो इसीलिए रिलेशन कैसा हुआ? डायरेक्ट। जनरल प्राइस इंडेक्स कौन बताएगा? बताओ, बोलो कौन आंसर करेगा? हाँ दित बताओ क्या होता है जनरल प्राइस इंडेक्स? नहीं, बट क्यों रिलेशन डायरेक्ट क्यों है? क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने, ये बताना। क्या क्या डायरेक्ट? किससे? मनी से या मनी की डिमांड से? मनी की डिमांड से। अब बताओ क्यों है? इनकम नहीं, प्राइस। वरुण बताओ। नहीं आ रहा? एनीबडी फ्रॉम योर? किसी को नहीं आ रहा है?
सप्लाई की बात तो हो ही नहीं रही है। उतना ज़्यादा मनी चाहिए होगा, वेरी बेसिक। अगर कोई सामान महंगा है, पहले 2000 का आता है, तब 4000 का आता है, तो मनी ज़्यादा चाहिए ना, तो परचेजिंग पावर अब बढ़ानी पड़ेगी। तो रिलेशन कैसा हुआ? डायरेक्ट हुआ। इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनडायरेक्ट रिलेशन। कौन एक्सप्लेन करेगा? वेरी बेसिक, बताओ फटाफट। और इस कॉन्सेप्ट पे ही, सिर्फ इस वाले फैक्टर पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है, आगे तो ढंग से बताना। हाँ तन्मय बताओ। हाँ पिंकी एक्सप्लेन करना बेटा कैसे है। हम्म हम्म हम्म। बट ये बोल रहे हैं मनी की डिमांड में इंटरेस्ट का रिलेशन इनडायरेक्ट है, कैसे? वो एक्सप्लेन करो मुझे। डिमांड कम होगी, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। इस पूरे कॉन्सेप्ट पे आगे की थ्योरीज बेस्ड हैं, तो बहुत अच्छे से हम समझेंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 1,00,000 रुपीज है, इसमें से मैं 80,000 होल्ड करती हूँ एज अ कैश, और 20,000 मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। अब इस टाइम पे हो क्या रहा है, मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12%, तो इस 20,000 पे मुझे 12% मिल रहा है, राइट? पर जो पैसा मैंने एज अ कैश होल्ड कर रखा है, उस पर मुझे 12% का रेट, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, क्योंकि वो पैसा मेरे लिए पास घर पे पड़ा है, और घर पे पड़ा पैसा रद्दी के बराबर, क्योंकि उस पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो थ्योरीज है, अब मान लो ये 20,000 के बजाय अब मान लो इंटरेस्ट रेट हो जाता है 15%, तो 80,000 जिस पे मुझे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पैसा मेरे पास घर पे पड़ा है, तो क्या उसको रखने की कॉस्ट बढ़ गई? अगर ये मैं 80,000 बैंक में रखती, तो मुझे उस पर कितना रुपए मिलता है? 15%। तो ये रिटर्न मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने क्या होल्ड कर रखा है? कैश होल्ड कर रखा है। तो फॉरगॉन कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट है मेरे लिए क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट रिलेशन क्यों? क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक में रखना चाहूंगी या कम? बताओ। क्योंकि अगर ये इंक्रीज होगा, तो मैंने अगर ज्यादा पैसा होल्ड कर रखा है, तो मनी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अब मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक में रखना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे पता है जो रिटर्न मुझे उस पर मिल रहे हैं वो ज्यादा है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरी मनी की डिमांड है। ये डिमांड मैं कम कर दूंगी, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बढ़ गई है। आया बात समझ में? ये आगे की जितनी भी थ्योरीज दी हैं उन सबका बेस है, तो बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है इस फैक्टर को। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन। जितने ज्यादा फाइनेंशियल इनोवेशंस आएंगे, आपकी मनी की होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। आई थिंक रेयरली किसी के पास इन हैंड 5,000 कैश मिलता है। हम अगर डाइन आउट के लिए भी जा रहे हैं तो हम पेमेंट ऑनलाइन करें, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो पेमेंट ऑनलाइन करें, इवन जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी हम पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं। जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तो छोटे ऑटो वाले 5-10 रुपए का भाड़ा भी किससे ले रहे हैं? ऑनलाइन पेमेंट से ले रहे हैं। तो अब एक्चुअली होल्डिंग मनी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे जैसे इनोवेशन आएगी, होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। अब आता है बेटा यहाँ से जो एमसीक्यू बन सकता है। पहला एमसीक्यू बन सकता है कि जो मनी है वो जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और इज इट नेसेसरी वो फिजिकल यूनिट में हो? नो, इट्स नॉट नेसेसरी।
सेकंड एमसीक्यू बन सकता है अदर नेम पे, तो अदर नेम क्या है? हाई पावर्ड मनी। फिर बन सकता है डिमांड फॉर मनी, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसी होती है मनी की डिमांड? डिराइव डिमांड होती है, ध्यान रखेंगे इस बात का। फैक्टर्स में हमने रिलेशन देखना है, और इंटरेस्ट एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जो कि डिमांड को डिराइव करवाने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आता है आपकी थ्योरीज, जो एक्चुअली इस चैप्टर का मेन पार्ट है। क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड, इंपॉर्टेंट थ्योरीज। सबसे पहले हमारी जो थ्योरीज हैं, अच्छा एक कॉन्सेप्ट रह गया, थ्योरीज पे बाद में आएंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट कि कौन से फीचर्स हैं जो मनी को बनाते हैं मनी। पहला जनरली एक्सेप्टेबल, दूसरा ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, लंबे टाइम तक चलना चाहिए, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, दूर से ही पता चल जाता है कौन से कलर का नोट कौन सा है, रोड पे पैसे गिरे होते दिख जाते हैं ना अलग से, तो दूर से ही रिकॉग्नाइजेबल है। डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, काउंटरफीट मतलब कॉपी नहीं कर सकते, नकली नोट बनाना इजी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। रिलेटिवली स्कैर्स, अगेन यहाँ पे क्या बोला है? रिलेटिवली स्कैर्स, सिर्फ स्कैर्स नहीं बोला। रिलेटिवली स्कैर्स का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू योर डिमांड, जितना कोई इंसान बोलता है कि नहीं मेरे पास बहुत पैसा हो चुका है अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं, क्योंकि वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड, और वांट्स को पूरा करने के लिए चाहिए परचेजिंग पावर, और परचेजिंग पावर के लिए क्या चाहिए? मनी की डिमांड। बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्यों? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऐसा क्यों है? पैसा कौन छाप सकता है? गवर्नमेंट, ठीक है। कॉइन 1 रुपये का कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्या अपनी मन से हम करेंसी प्रिंट कर सकते हैं क्या? नहीं। इसकी सप्लाई को कम या ज़्यादा किया जा सकता है डिपेंडिंग की एक्चुअली मनी की डिमांड कितनी चल रही है। तो ये क्योंकि सप्लाई को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, तो मतलब सप्लाई की जो क्वांटिटी है उसको चेंज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द करंट प्राइजेस, इसीलिए इसको क्या बोला है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे होता है। पोर्टेबल एंड इजीली ट्रांसफर, कर सकते हैं हम ट्रांसफर, पैसा ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता कि मुझे ये पेमेंट 500 की पेमेंट है, अगर 100 के 5 नोट दिए तब भी वो एक्सेप्ट करेगा, 200 के 4 नोट, 100 का नोट दिया तब भी वो एक्सेप्ट करेगा। ऐसे नहीं बोल सकता कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे 500 का ही नोट चाहिए, वो वाइडली एक्सेप्टेबल है। पोजेसिंग यूनिफॉर्मिटी, वैल्यू सब जगह सेम, डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट, जो अभी मैंने बताया यूजेबल क्वांटिटीज। अब आती है बेटा थ्योरी। पहली थ्योरी है क्लासिकल अप्रोच, फिशर्स अप्रोच, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसको हम ट्रेडिशनल थ्योरी के नाम से भी कह सकते हैं कई बार, क्योंकि ये फर्स्ट थ्योरी थी जो मनी के रिगार्डिंग दी गई। हम क्या बोल रहे हैं? मनी की डिमांड कैसी है? डिराइव। डिराइव क्यों है? क्योंकि इनडायरेक्ट है, उसकी परचेजिंग पावर पे मनी की डिमांड डिपेंड कर रही है। दैट्स वाई इस थ्योरी का जो अदर नेम है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, दैट इज QTM, ठीक है। नाम में क्या आ रहा है? फिशर, तो दी भी किसने है? इरविंग फिशर ने। किसने दी है? इरविन फिशर ने दी थी। कौन से बुक में लिखा है इस बारे में? द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अगर तुम कॉन्सेप्ट देखोगे, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, इस कॉन्सेप्ट में ही ये पूरा कॉन्सेप्ट इसके नाम में ही छुपा हुआ है। अभी समझते हैं कैसे। जब इन्होंने बुक लिखी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कब लिखी? 1911 में। कहाँ से बिलोंग करते थे? येल यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना इस वाले चैप्टर में बहुत सारे इकोनॉमिक्स के नेम हैं, बहुत सारी बुक्स के नेम हैं, ईयर के नेम हैं, तो हम क्लास में ही उन्हें याद करेंगे, फिर ही नेक्स्ट थ्योरी पे बढ़ेंगे। समझ आ गया इतना? अप्रोच किस पे बेस्ड है? ट्रांजैक्शन मोटिव पे। अब ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है अभी अपना नेक्स्ट डिस्कशन है। सबसे पहले थ्योरी किसने दिया? इरविन फिशर। कौन से ईयर में? 1911। बुक का नेम? द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अदर नेम?
क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, QTM। क्लासिकल अप्रोच भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच भी कह सकते हैं। अब इस थ्योरी में जब उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया तो उन्होंने बेटा एक इक्वेशन दी। उन्होंने बोला क्योंकि मनी की रिक्वायरमेंट सिर्फ तब अराइज हो रही है कि उससे जो आप सामान खरीद सकते हो, मतलब उस मनी की परचेजिंग पावर की वजह से उसकी डिमांड डिराइव हो रही है। तो फिशर का मानना था कि मनी का सिर्फ डिमांड तभी अराइज होगा जब लोगों को कुछ ट्रांजैक्शंस करने होंगे। कोई भी सेव करने के पर्पस से मनी की डिमांड नहीं करेगा, कोई भी इमरजेंसी की वजह से मनी की डिमांड नहीं करेगा। आइडियली ये थ्योरी फेल हो गई थी आके जाके, क्योंकि और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं मनी की डिमांड के, पर इन्होंने क्लियरली कहा कि ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, ट्रांजैक्शन मोटिव, कि आप सिर्फ क्यों कर रहे हो पैसे की डिमांड, क्योंकि आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन करना है, उसे खर्च करना है। जब उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा कोई भी ट्रांजैक्शन जब करोगे, कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीदोगे तो उसका एक प्राइस होगा। तो उन्होंने बोला कि मनी की डिमांड कितनी होगी वो बताएगा कि वहाँ का प्राइस लेवल क्या है। तो मनी और प्राइस लेवल में जो रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जितना ज़्यादा हाई प्राइस उतना ज़्यादा मनी की डिमांड। तो ये कौन सा फैक्टर है, सेकंड फैक्टर जो अभी अपन ने पढ़ा, जनरल प्राइस इंडेक्स। कभी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब आता है, जब सप्लाई ऑफ मनी किसके बराबर होती है, डिमांड ऑफ मनी के। अब यहाँ पे उन्होंने सप्लाई को रिप्रेजेंट किया M इंटू V से और डिमांड को रिप्रेजेंट किया P इंटू T से। P का मतलब क्या है, प्राइस लेवल, T का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आपने दो चीज़ें खरीदनी हैं तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट दो के अकॉर्डिंग होगी। दो का प्राइस कितना पैसा चाहिए, जितना इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस है, एक यूनिट 100 रुपए की है तो कितना पैसा चाहिए, 100 रुपए चाहिए। अगर 2 यूनिट खरीद रहे हो, दोनों 100 की है तो कितना पैसा चाहिए, 200 चाहिए। क्योंकि आपने 2 यूनिट्स खरीदी तो आपने ट्रांजैक्शंस कितने किए, 2 ट्रांजैक्शंस के। तो दैट्स वाई यहाँ पे T रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। P मतलब प्राइस लेवल, M मतलब होता है मॉनेटरी बेस एंड V मतलब होता है वेलोसिटी। किसी भी पैसा का जब भी सर्कुलेशन होता है, वो सर्कुलेशन हम जब रियल बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है, सिर्फ क्या काउंट कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप कुछ फीस दे रहे हो, ये फीस जब आपके एम्प्लॉयज के आपके ओनर के पास जाएगी, वो ओनर वही फीस एज अ सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो सैलरी जब मेरे पास आएगी वही सैलरी मैं अपने खर्चों में यूज करूँगी। मैंने किसी शॉप पे जाके वो पैसा खर्च किया तो वो शॉपकीपर वही सैलरी हो सकता है अपने बच्चों की स्कूल की फीस के लिए खर्च करे। तो एक पैसा एक इकोनॉमी में कितनी बार घूमता है, कितने हाथों में जाता है, उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी। मॉनेटरी बेस मतलब जो भी आपकी मनी की वैल्यू है। अगर 100 रुपए हैं वो 10 हाथों में जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू आगे जाके क्या बनेगी, वो 100 ही रहेंगे या एक्चुअली कुछ खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी क्या समझा कि वो पैसा कितने हाथों में जा रहा है, विच इज V। पर इकोनॉमिस्ट जब इस कंक्लूजन्स पे आए तो उन्हें पता चला कि ये जो वेलोसिटी है किसी भी इकोनॉमी में चेंज होती रहती है। तो अगर कंक्लूजन्स डिराइव करने हैं तो इस वेलोसिटी को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट, कि एक पैसा इतने नंबर ऑफ हैंड्स में जाता है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। फिर उन्होंने कहा ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस जब भी होंगे, जब भी फैक्टर सर्विसेज ली जाएंगी तो फैक्टर पेमेंट्स होंगी, वो फैक्टर पेमेंट्स किसी की फैक्टर इनकम बनेंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको भी क्या माना बेटा, कांस्टेंट माना, किसमें, शॉर्ट रन में। ऐसा क्यों माना, क्योंकि इकोनॉमी में माना जाता है कि जब भी इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो शॉर्ट रन के अंदर क्या अचीव हो जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाता है। हम बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि सारे फैक्टर्स एम्प्लॉयड हैं, सबको फैक्टर इनकम मिल रही है, कोई भी अनएम्प्लॉयड बैठा
नहीं है। तो सारे लोग अपनी फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं, तो यहाँ पे क्या माने गए कि कांस्टेंट होंगे शॉर्ट टर्म के अंदर। इतना बात समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? बोलो, कंफ्यूजन नहीं है? तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनी वो क्या बनी? एम वी इज इक्वल्स टू पी टी। इतना क्लियर है? तो फिशर ने जब मनी की डिमांड को समझाया तो उन्होंने क्या कहा? मनी की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? प्राइस और ट्रांजैक्शन। तो P इंटू टी, और ये किसके बराबर होना चाहिए? M इंटू वी। क्लैरिटी है? अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया कि हर इंसान ऐसा नहीं है सिर्फ कैश में खर्च कर रहा है, कई बार क्रेडिट में भी पेमेंट्स हो रही हैं। तो इसी वजह से उन्होंने इस इक्वेशन को एक्सटेंड किया और एक नई इक्वेशन बनाई, जहाँ पे उन्होंने मॉनेटरी बेस लिया क्रेडिट मनी का, वेलोसिटी ली किसकी? क्रेडिट मनी की। तो एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल्स टू पी टी। क्लैरिटी है? इसी इक्वेशन को आगे एक्सटेंड कर दिया गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कांस्टेंट है, तो अगर इस इक्वेशन में कोई भी चेंज आ रहा होगा तो किसकी वजह से आ रहा होगा? प्राइस की वजह से। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़े तो क्या मनी की डिमांड बढ़ेगी? क्या मनी की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और प्राइसेस बढ़े तो मनी की डिमांड बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी? ठीक है, अब मुझे इस कॉन्सेप्ट को पहले हम रैप अप करेंगे, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और फिर बताओगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। हर थ्योरी एक का एक्सपेंशन ही है। सिर्फ वही बच्चा बोलेगा जिसका मैं नाम लूंगी। दिस थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर लक्षिता 1911. This theory is given by Irvin Fisher, ठीक है? एंड अदर नेम फॉर दिस थ्योरी, लास्ट में बेटा, यस यू, अदर नेम फॉर दिस थ्योरी? नहीं, द थ्योरी, द अदर नेम ऑफ द थ्योरी। यस रुद्राक्ष, बुक बंद कर दो और आंसर बताओ। कभी भी आंसर अधूरा है देते हो, हमेशा सही आंसर तो देते ही नहीं हो। क्वांटिटी ऑफ मनी नहीं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्या नाम है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। अदर नेम फॉर दिस सेम थ्योरी, और भी नेम्स है बहुत सारे। हाँ मन बताओ, क्या नेम है? और क्लासिकल अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच, और बोल सकते हैं फिशर्स अप्रोच। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए, द बेस फॉर दिस थ्योरी इज, द बेस फॉर दिस थ्योरी इज प्रतीक। बताओ, व्हाट इज द बेस ऑफ दिस थ्योरी? किस पे बेस्ड है थ्योरी? ट्रांजैक्शन मोटिव, दैट मनी की डिमांड क्यों अराइज हो रही है? फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन जो यहाँ पे डिराइव हुई है? सप्लाई ऑफ मनी। सिर्फ सप्लाई ऑफ मनी कैसे फाइंड आउट हो रहा है यहाँ पे? MV, M is monetary base and V is velocity of the money. And what is the demand? PT. P that is price level and T is transaction. ठीक है। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं तो मनी की डिमांड, प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो मनी की डिमांड बढ़ेगी। अगर इस इक्वेशन में हमने बोला है ट्रांजैक्शंस कांस्टेंट है, तो बाय डिफॉल्ट इकोनॉमी में क्या चल रहा है? इकोनॉमी में क्या चल रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है। क्लैरिटी है? यहाँ पे वेलोसिटी को हमने क्या माना है? कांस्टेंट। देयर इज अ एक्सपेंशन ऑफ द सेम इक्वेशन। क्यों एक्सपैंड किया गया? क्या एड ऑन हुआ उसमें? यस जयराज बताओ, क्यों एक्सपैंड किया गया?
क्यों एक्सपैंड किया गया इस थ्योरी को? फॉर द क्रेडिट परचेजेस या क्रेडिट मनी, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट मनी। क्यों एक्सटेंड किया बेटा इसको? फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट मनी। मॉनेटरी बेस फॉर द क्रेडिट मनी इज रिप्रेजेंटेड बाय, बताओ, m dash and velocity of the credit money represented by v dash. So eventually the final equation is mv, क्लैरिटी है इतना, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब आगे बढ़ते हैं, द कैम्ब्रिज अप्रोच। इसका नाम कैम्ब्रिज अप्रोच क्यों है? क्योंकि जिन इकोनॉमिस्ट ने ये दिया थ्योरी वो सब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके थे, ठीक है इसीलिए इसका नाम है कैम्ब्रिज अप्रोच, ठीक है। तो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे, 1900s में आई ये थ्योरी। कौन कौन था? एल्फ्रेड मार्शल, AC पिगो, DH रॉबर्टसन एंड जॉन मेयार्ड कीन्स। ये जो तीन लोग हैं ना बेटा, ये जो तीन लोग हैं ना, अरे तीन लोगों का बता रही हूँ पहले, ये जो तीन लोग हैं, ये जब थ्योरी दे रहे थे तो इन्होंने थ्योरी डिफाइन कर दी, फिर कीन्स ने इसमें ऐड ऑन किए। आइडियली ये थ्योरी भी आगे जाके फेल हो गई थी बिकॉज ऑफ द लूप होल्स, और कीन्स ने एक थ्योरी दी जो कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में मोस्ट यूज्ड थ्योरी है। ग्रेट डिप्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो इन्हीं थ्योरीज के थ्रू किया, और सबसे ज़्यादा रियल और प्रैक्टिकल लाइफ में जो थ्योरीज लगी हैं वो कीन्स की लगी हैं। इसीलिए पोस्ट कीनीजियन थ्योरी भी यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा। पहले जब हम इस थ्योरी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है, जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी वो क्या थी? सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव पे थी, ठीक है। अब जो कैम्ब्रिज वाली थ्योरी आएगी ना, इसका नेम क्या है? कैश बैलेंस अप्रोच, नियो क्लासिकल अप्रोच या कैम्ब्रिज अप्रोच। अदर नेम याद रखेंगे। किस किस ने दिया? साइंटिस्ट हमने याद रख लिया, ईयर, इकोनॉमिस्ट, सॉरी साइंटिस्ट नहीं इकोनॉमिस्ट। अब इधर उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, इमरजेंसी फंड की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी पैसा चाहिए। एक वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है हेज। क्या होता है हेज का मतलब? प्रोटेक्शन, बट कैसे? देखो यहाँ पे जो हेज वर्ड है ना, एक्चुअली फेंसिंग होती है। किसी भी एरिया में जब फेंसिंग की जाती है उसे बोलते हैं हेज। तो किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए आप जब कुछ कवर लेते हो, प्रोटेक्शन लेते हो, तो उसके लिए कहते हैं हेज फंडिंग हुई है। जब यहाँ पे लिखा है प्रिकॉशनरी मोटिव, तो यहाँ पे बहुत जो इकोनॉमिस्ट ने डिस्कशंस हुई, पता चला कि एक इंसान सिर्फ पैसे की डिमांड इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे खर्चे करने हैं, कुछ पैसे को वो क्या कर रहा है, इमरजेंसी फंड की तरह भी मेंटेन करके रख रहा है। इमरजेंसी फंड क्यों रख रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ प्रिकॉशन, कि कल को कुछ अनसर्टेनिटी अराइज हो तो उसके पास पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बेस्ड जो मेन बेस है इसका, ट्रांजैक्शन मोटिव प्लस किस पे डिपेंड है? उन्होंने कहा डिपेंड करता है लोगों की इनकम कितनी है और अदर फैक्टर्स क्या है, ठीक है। अदर फैक्टर्स अभी बाद में देखेंगे। इक्वेशन जो दी उन्होंने दी, एम डी इज इक्वल्स टू के पी वाई। एम इज द डिमांड फॉर द मनी बैलेंस, ठीक है। डी वर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? कि जो पैसा डिस्पोजेबल है, ठीक है, वो बता रहा है। के का क्या मतलब है? प्रपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम, जो कि आप क्या होल्ड कर रहे हो? एज अ कैश होल्ड कर रहे हो। पी मतलब अगेन प्राइस लेवल, एंड वाई मतलब रियल नेशनल आउटपुट।
आइडली इस इक्वेशन में y को क्या माना है बेटा, कांस्टेंट माना है। अब इन्होंने बोला कि आपकी इनकम का वो हिस्सा जो आप कैश में होल्ड करते हो, अगर मैं 100 में से 60% पैसा कैश में होल्ड कर रही हूँ तो 0.6% मेरा यहाँ पे क्या आएगा, के आएगा। के क्या है, वो रेट जिस पे आप पैसा किस में होल्ड कर रहे हो, कैश में होल्ड कर रहे हो। क्लैरिटी है। अब ध्यान रखना ये जो पी वाई है, पी वाई क्या होता है आपकी नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम क्यों है, क्योंकि वाई तो आपका आउटपुट है और जब भी आप आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आता है, नॉमिनल आउटपुट। तो पी वाई यहाँ पे क्या बता रहा है, नॉमिनल आउटपुट। ये नेशनल लेवल की नॉमिनल इनकम है। जब इवेंचुअली देखा गया कि जब भी किसी इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो ट्रांजैक्शन ज़्यादा करता है, क्वांटिटी परचेजेस क्या होती हैं, ज़्यादा होती है और अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। जब इवेंचुअली जब इस थ्योरी को डिस्कवर कर रहे थे तो इस थ्योरी में पता चला कि ये जो के है ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि बता रहा है कि इकोनॉमी में कैसा करंट स्ट्रक्चर चल रहा है और क्या मॉनेटरी हैबिट्स है। अगर लोग ज़्यादा कैश होल्ड कर रहे हैं मतलब लोग खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं और पैसा सेव कम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इकोनॉमी में बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा क्योंकि खर्चे ज़्यादा है। दैट्स वाई इस के को क्या कहा गया, कैम्ब्रिज के कहा गया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमें नॉर्मल रिप्रेजेंट करना हो, इट्स द रेशियो ऑफ टोटल ट्रांजैक्शंस टू इनकम एंड द रेशियो ऑफ डिजायर्ड मनी बैलेंसेस टू टोटल ट्रांजैक्शंस। कि कितना ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो उसके बेसिस पे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे तो पैसे की डिमांड ज़्यादा होगी। तो अब मुझे ये बताओ कि ये वाली जो इक्वेशन है ये मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये इक्वेशन मुझे मनी की डिमांड बताती है बट ऑन द बेसिस ऑफ माई इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ माई टोटल इनकम बताती है, क्योंकि P इंटू वाई क्या है, नॉमिनल इनकम। और नॉमिनल इनकम का वो हिस्सा जो मैं एज अ कैश होल्ड कर रही हूँ वो क्या है, मेरी मनी की डिमांड। क्लैरिटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन? क्या यहाँ पे सप्लाई का भी कोई जिक्र हुआ है? नहीं, यहाँ पे सप्लाई का जिक्र भी नहीं हुआ है। अब ध्यान रखना बेटा, जो पहले वाली अप्रोच थी हम पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों कर रहे थे, जिससे हम कोई क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट जो अप्रोचेस थी वो सिर्फ किस पे बेस्ड थी, क्वांटिटी थ्योरी पे, सिर्फ क्वांटिटी थ्योरी पे। लेकिन जो सेकंड अप्रोच थी वो किस पे बेस्ड होने लग गई, आपकी मनी इनकम पे। तो फर्स्ट अप्रोच में क्या हाइपोथेसिस देखा अपन ने कि इट फोकसेस ऑन दी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी while the second theory focuses on the money demand, but किसके ऊपर, मनी इनकम पे। फर्स्ट थ्योरी में जो मनी की डिमांड है इट्स द फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी एंड सेकंड में मनी की डिमांड इट्स द फंक्शन ऑफ द मनी इनकम। इतना क्लैरिटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन? एक बार इस अप्रोच को रैप अप करते हैं। अदर नेम कैश सब बच्चे बोलेंगे तब चीजें याद होगी वरना याद नहीं होगी। नेक्स्ट, गिवन बाय एंड कीन्स। कब दिया, किस पे बेस्ड है, ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव। डिपेंड किस पे कर रही है, इनकम पे और अदर फैक्टर्स पे। मनी की डिमांड इक्वेशन के को क्या बोला है, कैम्ब्रिज के। क्या बोला है, कैम्ब्रिज के। और क्यों, क्योंकि इट्स द प्रोपोर्शन ऑफ द national income that is holded, the amount of money, the amount of money out of the money total national income which is held as cash.
इंक्रीज इन इनकम से क्या होगा, क्वांटिटी परचेजेस बढ़ेगी, तो अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। ये दो अप्रोचेस है, ये अप्रोचेस बहुत डायरेक्ट थी, बहुत सिंपल अप्रोचेस थी, लेकिन आगे जो आने वाली है ना ये लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ मनी और कीन्स वाली जो अप्रोचेस हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं। वो अप्रोचेस बेस्ड हैं कि आपकी इंटरेस्ट जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, तो जब आप पैसा होल्ड करते हो तो कैसे होल्ड करके रखते हो। लिक्विडिटी प्रेफरेंस बोल रही है कि यार मैं पैसा रखूं तो कितना लिक्विड फॉर्म में रखूं, या अगर मैं उस पैसे को सेव करता हूं कहीं बॉन्ड्स वगैरह में और उसको लिक्विड करवाता हूं, इन कैश कराता हूं, तो मेरे को कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करनी पड़ती है। तो वहाँ पे सिर्फ पैसा एज अ कैश होल्ड नहीं होता है, आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कितना पैसा डाल सकते हो ये भी कंसिडर किया जाता है। तो ओवरऑल जो दो थ्योरीज है उनको हम रैप अप करेंगे तो आगे का थ्योरी समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। क्लैरिटी है? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।